कहानी के छठवें भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि चैनल पर पहले से ही अपलोड है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आज शादी का दिन था और सब अपने अपने काम में लगे थे। अखिल को तो जैसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। वह हर तरफ ये देखने में लगा हुआ था कि कहीं कोई कमी न रह जाए। सिद्धार्थ और उसकी फैमिली सुबह ही पास के एक होटल में चले गए थे, क्योंकि बारात वहीं से निकलने वाली थी। अब घर में बस मायरा, आब्या और शिवानी ही बची थी। वहीं आब्या और मायरा के कमरे में थी, सिर्फ शिवानी को छोड़कर। वह शादी के काम में लगी हुई थी। मायरा का शादी का जोड़ा आ चुका था और वो उसे ट्राई कर रही थी। तभी आब्या को सिद्धार्थ का कॉल आया। हाँ भाई, कहिए। सिद्धार्थ बोला, आब्या, मायरा कहाँ है? मैं कब से उसका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? वह ठीक तो है ना? भाई आप परेशान मत होइए, वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो अपनी शादी का जोड़ा ट्राई कर रही है, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रही होगी। सिद्धार्थ ने जब ये सुना तो मायरा को शादी के जोड़े में इमेजिन करने लगा और आब्या से एकाएक ही उसने पूछ लिया, कैसी लग रही है वह? क्या मुझे एक फ़ोटो मिल सकती है? आब्या शरारत से बोली, दुल्हन को जोड़े में देखने की बड़ी जल्दी है दूल्हे राजा को। एक पल भी रहा नहीं जा रहा, पर आप अभी नहीं देख सकते, आपको तो रात को ही देखने को मिलेगा। तभी मायरा वो जोड़ा पहन कर आ गई। आब्या तो भी उसे देखती रह गई। उसने कॉल पर सिद्धार्थ से कहा, भाई आज शाम को ज़रा अपना दिल थाम के आना, क्योंकि कोई कहर ढाने वाला है और आपकी हालत खराब होने वाली है। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और मायरा के पास जाकर उसकी बलाएं लेने लगी। ऐसे ही भाग दौड़ में पूरा दिन बीत गया। शाम हो चुकी थी और शादी की सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। पूरे पैलेस को रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। इधर होटल में सिद्धार्थ तैयार हो चुका था और आईने के सामने खड़ा होकर खुद को ठीक कर रहा था। एलेक्स, ऋषभ और राघव उसके साथ ही थे। शशांक और बाकी सब बाकी की तैयारियों में लगे हुए थे। राघव, सिद्धार्थ और ऋषभ बातों में लगे हुए थे। तभी ऋषभ ने कहा, वैसे भाई आज रिक्की दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अभी तो उसे यहाँ होना चाहिए था और उसके जैसा लड़का यहाँ मस्ती करने के बजाय आज सुबह से गायब है। कुछ हुआ है क्या उसे? हाँ, वो मुझे भी यहाँ कहीं दिखा नहीं, कहाँ है वो? तभी रिक्की अंदर आते हुए स्टाइल से बोला, किसे ढूंढ रहे हो जनाब? हम तो यहाँ हैं। ऋषभ उसके पास गया और उसके सर पर हल्के से मारते हुए बोला, गधे के बच्चे कहाँ थे दिन भर? पता है कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। रिक्की खिसियाते हुए मुस्कुरा कर बोला, सॉरी यार, थोड़ा सा बिजी था। वैसे मेरे भाई की शादी है और सब इतना खाली क्यों लग रहा है? ना कोई डांस, ना कोई इंटरटेनमेंट। राघव बीच में कूदते हुए बोला, अरे तुम्हारा ही तो वेट था, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ नाचने के लिए। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। तभी ऋषभ और रिक्की भी शामिल होते हुए शोर करने लगे, आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है। सब वैसे ही शोर मचा रहे थे। तभी तनु सिद्धार्थ को टीका लगाने आई और सब वहां से बारात के साथ निकल गए। रास्ते भर नाचते गाते बारात आहूजा पैलेस पहुंची। द्वार के रस्मों रिवाज के बाद सब अंदर आ गए और सिद्धार्थ मंडप के पास सजे सोफे पर बैठ गया। सब महल का डेकोरेशन देखने में बिजी थे, जबकि सिद्धार्थ की आंखें बार बार सीढ़ियों की तरफ ही जा रही थी। राघव उसे देखते हुए बोला, किसी से इंतजार नहीं हो रहा, इतनी भी दूर नहीं है तुझसे। भाई थोड़ा सा सब्र कर ले, कुछ पलों बाद वो हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी। राघव ने कहा तो सिद्धार्थ उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, वह मुझसे दूर रहे या मेरे करीब, वह हमेशा से मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। राघव बोला, ठीक है, तुझसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। तभी सब मंडप के पास आ गए और पंडित जी ने मुहूर्त देखते हुए दुल्हन को बुलाने को कहा। सिद्धार्थ मंडप में बैठा मायरा का बेताबी से इंतजार कर रहा था। तभी हॉल की सारी लाइट्स धीमी पड़ गईं और एक प्यारी सी सुनहरी रोशनी ऊपर सीढ़ियों की तरफ पड़ रही थी। 4 लड़कियां एक फूलों का चादर पकड़े नीचे आ रही थी और उस चादर के नीचे घूंघट लिए मायरा शादी का जोड़ा संभाले चली आ रही थी। आब्या मायरा को लेकर आ रही थी। उसने उसे मंडप के पास छोड़ा तो सिद्धार्थ खुद उठ कर आया और मायरा का हाथ थाम कर ऊपर मंडप में लेकर आ गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और साथ ही वह उन्हें उनका अर्थ भी समझा रहे थे। वरमाला और फेरों के रस्म के बाद सिद्धार्थ ने मायरा की मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया।
जिस वक्त मायरा की पलकें अपने आप झुक गई, अखिल और आव्या ने मिलकर उसका कन्यादान किया। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ चुके थे। दोनों ने सारे बड़ों का आशीर्वाद लिया, सारे घर वाले उनके पास थे और बाकी के मेहमान दावत में लगे थे। पर रिक्की को अब तक शिवानी कहीं नहीं मिली थी। ऐसे ही टाइम बीत गया और पता ही नहीं चला और विदाई का समय हो गया। चाचू, दोनों मेरे विला में जाएंगे, न कि हमारे घर में, सिद्धार्थ ने शुभंकर जी की तरफ देखते हुए कहा। इस पर वो थोड़े हैरान होकर बोले, पर क्यों? तुम्हें घर जाना चाहिए ना हमारे साथ। आखिर वह तुम्हारे पिता का घर है, बहू का पहला कदम वहाँ होना चाहिए। सिद्धार्थ ने एक हल्की और फीकी मुस्कान के साथ कहा। तभी तो वहाँ नहीं जा रहा, क्योंकि वो मेरे पिता का घर है, मेरा नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आप सबको पराया कह रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कोई कड़वी यादों के साथ नहीं करना चाहता। प्लीज़ मुझे वहाँ जाने दीजिए। शुभंकर जी कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, पर रिसेप्शन पर तुम्हें घर ही आना होगा। ठीक है, चले मीरा। ये सुनते ही मायरा की आंखें नम हो गई और उसने उन्हीं नम आंखों से अखिल की तरफ देखा। अखिल अपनी आंखों में नमी लिए मुस्कुरा रहा था। अखिल ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया तो मायरा भी खुद को और रोक न सकी और उसके गले लगकर रोने लगी। चाहे भाई अपनी बहन से कितना भी लड़ ले, पर विदाई के वक्त उसका प्यार और परवाह आंसुओं के दोहरा छलक ही जाता है, और ये बात हर बहन अच्छे से जानती है। और यहाँ तो मायरा ही अखिल की पूरी दुनिया था, जिसे आज तक उसने सबसे छुपा कर और संभाल कर रखा था। उन दोनों को देखकर सब वहाँ इमोशनल होने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ ऊपर कॉरिडोर की रेलिंग के पास खड़ी होकर शिवानी ये सब देख रही थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि काश आज उसकी फैमिली भी होती, पर यहाँ तो उसने अपनी एक गलती की वजह से उस इंसान को भी खो दिया था जिसे वह शायद बेहद चाहने लगी थी। उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद छलक आई, पर इससे पहले वो नीचे गिरती किसी की हथेली ने उसे पकड़ लिया। जब शिवानी को यह महसूस हुआ तो उसने मुड़कर देखा, वहाँ पर रिक्की खड़ा था। शिवानी उसे अपने सामने देखकर हैरान थी। वह उससे कुछ कहने ही वाली थी कि उस रात के रिक्की के कहे शब्द याद आने लगे और वह मुड़कर जाने लगी, तो रिक्की ने उसकी कलाई पकड़कर उसे जाने से रोक लिया। रिक्की की छुअन से उसकी पलकें झुक गई, जिनमें इस वक्त कई जज्बात दफन थे। रिक्की कहीं ना कहीं उन्हीं सबको समझने की कोशिश कर रहा था। वो शिवानी के आगे आया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में झांकने लगा। शायद वो शिवानी के जज्बातों को पढ़ने की कोशिश में था। तुम आज पूरी शादी में दिखी क्यों नहीं? रिक्की ने हल्के गुस्से में कहा। किसी ने मुझे सबसे दूर रहने को कहा था, इसलिए मैं भी उसकी बात मान रही थी और अपना काम कर रही थी, शिवानी ने सर झुकाए कहा। रिक्की बोला, क्या सच में दूर रहना चाहती हो? शिवानी ने भी अपनी खाली आंखों से उसकी आंखों में देखा, जिसका ये साफ मतलब था कि वह इनकार कर रही है, पर उसने मुंह फेर कर कहा, इसी में सबकी भलाई है। रिक्की बोला, मैं सबकी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम क्या चाहती हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें देर हो रही होगी, जाना चाहिए तुम्हें, सब इंतज़ार कर रहे हैं, शिवानी बोली। जानता हूँ, पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। शिवानी ने हैरत से उसकी तरफ देखा तो रिक्की ने फिर बोलना शुरू किया। शिवानी, मुझे माफ़ कर दो। जानता हूँ कल मैंने जो कुछ भी कहा उससे तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है और तुम शायद इसके बाद मुझे देखना भी पसंद न करो, पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम हाँ करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी है, पर मेरे लिए अगर तुम नहीं तो कोई भी नहीं। इतना कहकर वह जाने लगा तो शिवानी ने सर झुकाए हुए ही पूछा, और कब तक इंतज़ार करोगे मेरा? अगर मैंने कभी जवाब दिया ही नहीं तो? रिक्की वापस उसके पास आया और उसे गले से लगा लिया। उसने शिवानी के माथे को हल्के से चूमा और कहा, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। इन कुछ दिनों की तुम्हारी यादों के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जी सकता हूँ। जवाब का इंतज़ार करूँगा, चलता हूँ। यह कहकर रिक्की वहाँ से चला गया और शिवानी अब भी आंखें मूंदे उस एहसास को महसूस कर रही थी और रिक्की के कहे हुए शब्दों को याद कर रही थी। उसने रिक्की को ये हक कब दिया, उसे एहसास नहीं था। वहीं सिद्धार्थ और मायरा दोनों पहले ही गाड़ी में निकल गए और पीछे बाकी लोग भी। रिक्की, ऋषभ और ऋषि ड्राइवर के साथ एक ही कार में वापस आ रहे थे। काफ़ी रात हो चुकी थी और इन सब की गाड़ी सबसे आखिर में जा रही थी। सब रात को ही निकल चुके थे। अखिल और आव्या ही अब महल में रह गए थे और उनके साथ महल के कुछ नौकर। सबकी वहां से जाने के बाद और मेहमानों के जाने के बाद अखिल और आव्या अंदर आए। सब कुछ वैसे ही बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था जैसे कुछ देर पहले था।
बस यहाँ पर कमी थी तो इस घर की रौनक की। उस बड़े से हॉल में अखिल और आव्या ही खड़े थे और आसपास देख रहे थे, जहाँ पर नौकरों के अलावा कोई नहीं था। अखिल ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, आखिरकार मायरा चली गई अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। बस अब से सब ठीक हो, मैं उसे और परेशानी में नहीं देख सकता। वैसे ही बहुत कुछ झेल चुकी है वह। आव्या उसका हाथ थामते हुए बोली, सब ठीक ही होगा, हम सब हैं ना उसके साथ, वह भाई के साथ बहुत खुश रहेगी। अखिल ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया तो आव्या बोली, अच्छा वह तो अपने ससुराल चली गई, क्या मुझे मौका नहीं मिलेगा? अखिल चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? तुम मेरे साथ ही तो रहती हो अपने ससुराल में। आव्या बोली, अखिल जी मैं आपके साथ रहती हूँ पर वह हमारा घर है, मेरा ससुराल नहीं। अखिल बोला, मतलब? मुझे आपके घर चलना है जहाँ आपका बचपन बीता है, जहाँ मायरा आप और पापा साथ रहते थे। अखिल बोला, पर तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? प्लीज़ मुझे ले चलिए, हमारी शादी का तोहफा समझकर ही मान लीजिए यह बात, आव्या बोली। अखिल ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है अभी चलते हैं। आव्या हैरान होकर बोली, अभी नहीं कल चलते हैं, अभी थके नहीं हैं क्या आप? अखिल मुस्कुरा कर बोला, नहीं तुम्हारे लिए मैं कभी भी तैयार हूँ, चले? यह कहकर वह आव्या को लिए हुए आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ रिक्की, ऋषि और ऋषभ ड्राइवर के साथ आखिरी गाड़ी में जा रहे थे। उन लोगों ने हाईवे क्रॉस ही किया था कि उनकी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। ड्राइवर ने बाहर निकलकर गाड़ी चेक की तो उसमें कुछ खराबी आ गई थी। ड्राइवर बाहर निकलकर गाड़ी ठीक करने लगा और कहा कि लगभग 1 घंटा लग जाएगा। रिक्की को अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी, जिस वजह से वह बाहर गाड़ी से कुछ दूर आकर खड़ा हो गया। ऋषभ अंदर से उसे देख रहा था। रिक्की बाहर आया और अपना फ़ोन निकालकर एक तस्वीर को गौर से देखने लगा। यह वही तस्वीर थी जब शिवानी गलती से रिक्की के ऊपर गिरी थी और तभी गाना बज गया था। रिक्की ने जैसे तैसे करके उस दिन की सारी फ़ोटो में से यह फ़ोटो ढूंढ निकाली थी और अपने फ़ोन में सेव करके डिलीट कर दी थी। रिक्की उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा रहा था, तभी ऋषभ ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। रिक्की ने जल्दी से फ़ोन बंद किया और अपने आंखों के कोने पोंछते हुए उसकी तरफ मुड़ा। ऋषभ हैरानी से उसे देखने लगा और उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रहा था? रिक्की हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, कार से बाहर खड़ा हूँ ना तो आँख में कुछ चला गया था। आँख में कुछ चला गया था? मेरी आँख में धूल क्यों झोंक रहे हो? इन आँखों से बहते हुए आंसुओं को अच्छे से पहचान लेता हूँ मैं। मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सच सच बता यह सब क्या हो रहा है? और कार से ही इतना उदास क्यों दिख रहा था तू? रिक्की ने बात टालने की कोशिश की तो ऋषभ बोला, अगर मुझे दोस्त मानते हो तो यही सब बता दोगे। रिक्की ने एक गहरी सांस ली और शिवानी और अपने बीच की सारी बात उसे बता दी। प्यार किया है तो इंतज़ार करना होगा, तुमने खुद कहा ना कि तुम जिंदगी भर उसका इंतज़ार कर सकते हो, तो तुम्हें करना होगा। जिससे प्यार करते हैं, जिसे सच्चे दिल से चाहते हैं, उसके एक एक शब्द हमारे लिए कीमती होते हैं, हमें उसकी बातों की कद्र करनी होगी। ऋषभ ने कहा तो रिक्की उसे देखते हुए पूछा, हमें? ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भूल गए, मैं भी तो ऋषि के जवाब के इंतज़ार में हूँ। बचपन से हर चीज़ साथ में करते आए हैं तो दोनों तो अभी अभी शायद साथ में ही करना है। रिक्की ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। दोनों गाड़ी से ज़्यादा दूर नहीं खड़े थे, जिस वजह से गाड़ी में बैठी ऋषि उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। उसे रिक्की के लिए बुरा लगा, पर यह समझ नहीं आया कि ऋषभ को क्या जवाब देगी वह, क्योंकि अब तक उसे खुद पता नहीं था कि वह उसके लिए क्या फील करती है। दोनों वापस आने लगे तो ऋषि फिर से आंखें बंद करके लेट गई ताकि उन्हें लगे कि वह सो रही है। वहीं सिद्धार्थ और मायरा भी सिद्धार्थ के विला में पहुंचे। दोनों जैसे ही अंदर गए तो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान थे। पूरा घर फूलों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। मायरा जल्दी से अंदर गई और अपना जोड़ा संभाले पूरे हाल में घूमने लगी। सिद्धार्थ उसके पास जाकर उसे पकड़ते हुए बोला, ज़रा आराम से, एक तो ये इतना भारी जोड़ा और ऊपर से तुम बच्चों की तरह यहाँ ऐसे घूम रही हो, उलझ गई तो? मायरा बोली, मुझे कुछ नहीं होगा, आप हैं ना मेरे साथ? सिद्धार्थ बोला, किस पागल से पाला पड़ा है मेरा? मायरा चारों तरफ देखते हुए बोली, ये आपका विला ही है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। सिद्धार्थ ने उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। सिद्धार्थ उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अपने शब्दों में सुधार कर लीजिए मिसेज ओबराय, मेरा विला नहीं हमारा।
सिद्धार्थ ओबराय कि हर एक चीज़ पर तुम्हारा हक है। जब मैं खुद तुम्हारा हूँ तो चीज़ें अलग कैसे हो सकती है। मायरा ने उसके गर्दन पर अपने दोनों हाथ डाल लिए और बोली, क्या बात है, शादी के तुरंत बाद ही बदलाव आने शुरू हो गए। सही कहते हैं लोग, शादी के बाद हर मर्द बदल जाता है। सिद्धार्थ ने अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा, पर मैं कहाँ बदला। मायरा बोली, शादी के पहले के वो अनरोमांटिक कोल्ड एक्सप्रेशन लेस सिद्धार्थ अब इतनी प्यारी बातें कर रहे हैं, यह बदलाव ही तो है। यह कहकर वह हंसने लगी। सिद्धार्थ ने उसे अपने गोद में उठा लिया और शैतानी तरीके से मुस्कुराकर बोला, बड़ी हंसी आ रही है ना मुझ पर, अब इसकी पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी। कहकर वह मायरा को लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में ले जाकर उसने दरवाज़ा बंद किया और मायरा को बेड पर लिटा दिया। सिद्धार्थ का कमरा पूरी तरह गुलाब के फूलों से सजा हुआ था और साथ ही खिड़की से आती हुई चाँद की रोशनी कमरे में मौजूद थी। सिद्धार्थ मायरा की साइड में लेटा और बोला, अब कौन बचाएगा मिस मीरा। मायरा वहाँ से उठकर भाग गई। सिद्धार्थ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दोनों ही कमरे में इधर से उधर भाग रहे थे। तभी अचानक सिद्धार्थ ने मायरा को पीछे से खींचकर पकड़ लिया और उसे पीछे से गले से लगा लिया। दोनों ही बालकनी के पास खड़े थे। बाहर की हल्की रोशनी और दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी और साथ ही उनके चेहरे पर टिकी सुकून को महसूस करा रही थी। सिद्धार्थ ने मायरा के कान के पास जाकर धीरे से कहा, आई लव यू मिस मीरा, आई लव यू, आज से तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मायरा आंखें मूंदे हुए ही बोली, मैं हमेशा से आपकी ही हूँ, पूरा हक है आपका मुझ पर। इन हसीन चांदनी रात में जहाँ दो जान एक हो रहे थे, वहीं कहीं पर अब भी इंतज़ार करना बाकी था। सब वापस आ चुके थे और शशांक के साथ ही घर चले गए। सब अपने अपने कमरे में जाने लगे। एलेक्स, राघव, चित्रा और ऋषभ को भी चाचू ने रुकने को कह दिया था। नेहा कमरे में जा ही रही थी कि एलेक्स ने उसे पीछे से रोका। नेहा पीछे मुड़ते हुए बोली, हाँ कहो, क्या हुआ। कुछ देर मेरे साथ चलोगी। नेहा बोली, हाँ ठीक है। एलेक्स उसे गार्डन में लेकर आया और उसे झूले पर बिठाते हुए बोला, क्या थोड़ी देर यहाँ मेरे साथ बैठ सकती हो। नेहा बोली, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना था। शादी के चक्कर में मैं तुमसे मिल ही नहीं पाई। यह कहते हुए उसने एलेक्स के कंधे पर सर रख दिया और एलेक्स ने उसे साइड से पकड़ लिया। एलेक्स बोला, नेहा थैंक यू सो मच, अगर तुम मुझे एहसास न दिलाती तो मैं कभी यह एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे। नेहा बोली, भाई का रिसेप्शन ख़त्म होने के बाद हम उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता देंगे। एलेक्स बोला, पर बॉस को तो पता है। नेहा बोली, क्या चीफ, तुमने बता भी दिया, क्या बताया और मुझे क्यों नहीं बताया। एलेक्स बोला, शांत शांत, मैंने नहीं बताया है, उन्हें तो पहले से ही पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो। नेहा हैरान होकर उसे देख रही थी तो एलेक्स बोला, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, भाई हैं वो तुम्हारे दिल की बात कैसे ना समझते। नेहा इस बात से बहुत खुश हो गई थी। तभी एलेक्स बोला, कल कुछ दिखाना है तुम्हें, कहीं लेकर जाना है, चलोगी ना। नेहा बोली, पर कहाँ। एक ऐसी जगह जिसे देखकर तुम बहुत खुश होने वाली हो। नेहा बोली, ठीक है। नेहा उसके साथ बातें करने लगी और कब उसकी बाहों में ही सो गई उसे पता ही नहीं चला। एलेक्स ने देखा कि वह सो चुकी है तो उसने उसे ले जाकर कमरे में लिटा दिया और उसके सर को हल्के से चूमकर वापस आ गया। वहीं अखिल आब्या को लेकर एक घर के सामने आकर रुका। वह जगह पैलेस से करीब 12 किलोमीटर दूर होगी। सामने ग्राउंड फ्लोर का एक सामान्य घर, आसपास एक छोटा सा बगीचा जिसमें कुछ पौधे लगे थे और उन सब का अच्छे से ध्यान रखा गया था। घर के सामने एक छोटा सा गेट था जिसे पेड़ की कुछ लताओं ने घेर रखा था, जिन पर छोटे छोटे गुलाबी रंग के फूल दिख रहे थे। अखिल और मायरा जब भी यश और स्वरूपा की बरसी के लिए आते थे दोनों यहीं रुकते थे, इसलिए अखिल ने यहाँ एक केयर टेकर भी रखा था जो घर का ध्यान रखती थी। तभी ये घर इतने अच्छे से अब तक मेंटेन किया हुआ था। आब्या चारों तरफ देख रही थी। अखिल उसे लेकर अंदर गया। उस घर में भी 3 ही कमरे थे, एक किचन, एक हॉल और एक बेडरूम। आब्या पूरे घर में घूमने लगी और हर एक जगह को बड़े ध्यान से देखने लगी। हॉल की दीवार पर यश और स्वरूपा की तस्वीर लगी थी। आब्या उस तस्वीर के पास रुककर उसे देखने लगी तो अखिल बोला, काफ़ी छोटा घर है ना। हाँ, पर बहुत अच्छा है, एक अलग सुकून मिल रहा है यहाँ। पर यहाँ
अखिल शायद समझ गया कि वह आगे क्या बोलने वाली है। उसने कहा, आव्या क्या तुम थोड़ी चाय बना दोगी, सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। आव्या बोली, हाँ बस अभी लेकर आई, आप कमरे में थोड़ा आराम कीजिए। अखिल अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद आव्या दोनों के लिए चाय लेकर आई तो देखा अखिल अलमारी से कुछ निकाल रहा था। क्या कर रहे हैं आप अखिल जी, आव्या बोली। अखिल ने एक फ़ोटो फ्रेम निकाली और उस पर से धूल झाड़ते हुए बोला, तुम शायद इसी के बारे में पूछने वाली थी। अखिल ने उस तस्वीर को साफ किया और आव्या की तरफ बढ़ा दिया जिसमें एक खूबसूरत औरत की तस्वीर थी। आव्या बोली, ये मेरी माँ है, नियति खुराना। सालों से मैंने ये तस्वीर निकाली नहीं थी तो धूल जम गई है इस पर। आव्या बोली, पर ये यहाँ क्यों है, बाहर क्यों नहीं लगाई गई है। अखिल बोला, जब मैं और पापा मायरा के साथ यहाँ आए थे तो ये तस्वीर हमने वहाँ से हटा दी थी और यहाँ उस ऊपर रखा था ताकि मायरा इसे न देख पाए। हम कभी ये नहीं चाहते थे कि उसे पता चले कि वह मेरी स्टेप सिस्टर है। आव्या ने वह तस्वीर दीवार पर लगाते हुए कहा, पर अब लगा सकते हैं, अब तो उसे सब पता चल गया है। अखिल मुस्कुराते हुए खड़ा आव्या को देख रहा था। आव्या उसके पास आई तो अखिल ने उसे अपने गले से लगा लिया, जैसे उसे अपना सारा प्यार दिखाना चाहता हो। दोनों के दिल में ही इस वक्त सुकून था। जब सिद्धार्थ की आंखें खुली तो मायरा का मासूम सा चेहरा उसे नजर आया जो अभी उसकी बाहों में कसमसाकर सो रही थी। सिद्धार्थ को शरारत सूझी। वह मायरा के फेस को देखकर मुस्कुराने लगा। वह उसके करीब बढ़ने लगा, तभी मायरा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसके पास आती हुई बोली, इतनी जल्दी नहीं मिस्टर ओबराय, कुछ ज़्यादा ही मस्ती नहीं सूझ रही आपको। सिद्धार्थ ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, मेरी मासूम बिल्ली आज शेरनी कैसे बन गई। मायरा मुस्कुराते हुए बोली, वो तो मैं पहले से थी, आप ही पहचान नहीं पाए। अब जल्दी उठिए, घर के लिए निकलना है, सब इंतजार कर रहे होंगे। मायरा उठने लगी तो सिद्धार्थ ने उसे वापस खींचते हुए कहा, इतनी जल्दी कहाँ मिसेज ओबराय, पहले मेरा गुड मॉर्निंग गिफ्ट तो देती जाओ। ठीक है, पहले आंखें बंद कीजिए, कहकर मायरा उसके करीब जाने लगी। सिद्धार्थ ने आंखें बंद किया तो मायरा उसके गालों को खींचकर जल्दी से बाथरूम में भाग गई। पीछे से सिद्धार्थ अपने गाल पर हाथ रखकर मायरा की हरकत पर हंसने लगा। कुछ देर में दोनों तैयार होकर घर के लिए निकल रहे थे। आज मायरा अलग लग रही थी और साथ ही बहुत सुंदर भी। आज उसने एक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और साथ ही हाथों में भी चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर। सही मायने में आज वह दुल्हन लग रही थी। कुछ देर बाद दोनों जब वहां पहुंचे तो दोनों का अच्छे से स्वागत हुआ और तनीषा मायरा को अपने साथ लेकर चली गई। सिद्धार्थ किसी से फोन पर बात करते हुए अपने कमरे में चला गया। वहीं नेहा उस कमरे से उस कमरे तक भाग दौड़ कर रही थी। एलेक्स भी उसे देख रहा था और उससे बात करने का मौका ढूंढ रहा था। रिक्की और ऋषभ सुबह से ही घर से होटल के लिए निकल गए जहां पर रिसेप्शन का प्रोग्राम था। सिद्धार्थ नीचे आया और उसकी नज़र एलेक्स पर पड़ी जो नेहा से बात करने के लिए वेट कर रहा था। सिद्धार्थ नेहा के पास गया और उसे रोकते हुए ऋषि को आवाज़ लगाने लगा। ऋषि 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 आती हुई बोली, हाँ भाई, कोई काम था क्या। सिद्धार्थ फूलों की थाली ऋषि को देते हुए बोला, क्या ये काम तुम कर लोगी, मुझे नेहा से कुछ बात करनी थी। ऋषि मुस्कुराते हुए वह थाली लेकर बोली, ओके भाई। उसके जाने के बाद नेहा बोली, क्या बात करना था। सिद्धार्थ बिना किसी भाव के नम्रता से बोला, मेरे साथ चलो। सिद्धार्थ उसे गार्डन में लेकर आया और एलेक्स को फ़ोन करके गार्डन में आने को कहा। नेहा बोली, क्या कर रहे हो आप भाई, यहीं रुकना, मैं चलता हूँ। यह कहकर सिद्धार्थ वहाँ से चला गया। एलेक्स जब वहाँ पहुँचा तो नेहा को वहाँ देखकर थोड़ा हैरान हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो और बॉस कहाँ हैं, उन्होंने बुलाया था मुझे। भाई ही मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं, नेहा बोली। ओ फिर ठीक है। क्या ठीक है, उन्होंने मुझे यहाँ क्यों रुकने को कहा। एलेक्स बोला, मेरे लिए, मैं सुबह से तुमसे बात करना चाह रहा था पर मौका ही नहीं मिला। अच्छा, कल रात मैंने कुछ कहा था, याद है नेहा। हाँ, तुम कहीं लेकर जाने वाले थे ना मुझे। हाँ, पहले बॉस के पास चलते हैं फिर चलेंगे। नेहा ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ जाने लगी। सिद्धार्थ उन्हें बाहर ही मिल गया। एलेक्स उसके सामने नेहा का हाथ पकड़े बोला, बॉस, मैं नेहा को वहाँ लेकर जा रहा हूँ, क्या जा सकता हूँ। सिद्धार्थ ने एक तिरछी नज़र नेहा के हाथ पर डाली जिसे एलेक्स ने पकड़ रखा था। नेहा ने एलेक्स का हाथ छोड़ दिया और सर झुकाकर खड़ी हो गई।
सिद्धार्थ ने नेहा के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। नेहा ने उसकी तरफ देखा तो सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, अब जब भी उसके साथ चलोगी तो हाथ पकड़कर चलना, कभी हाथ मत छोड़ना। सिद्धार्थ की बात पर नेहा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दी और उसके गले लग गई। फिर एलेक्स नेहा को लेकर निकल गया। एलेक्स और नेहा कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचे जहां पर आसपास कई सारे घर बने हुए थे, पर हर दो घर के बीच एक दूरी थी। एलेक्स नेहा को लेकर एक सफ़ेद रंग के 2 मंजिला घर के सामने रुका। घर ज़्यादा बड़ा या महल की तरह नहीं था, पर काफ़ी सुंदर था। घर के चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे और ऊपर एक बड़ी सी खुली बालकनी थी। नेहा को लेकर वह अंदर गया तो नेहा बोली, ये किसका घर है? एलेक्स मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, पसंद नहीं है नेहा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत सुंदर है, पर है किसका? एलेक्स बोला, हमारा है। नेहा हैरान होकर उसे देखने लगी तो एलेक्स ने बोलना शुरू किया, वैसे तो मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, पर हमारी शादी के बाद वहाँ जगह थोड़ी कम पड़ सकती है। ये मैंने हमारे लिए खरीदा है, तुम चाहो तो ये चेंज करा सकती हो। नेहा उसके गले लग गई तो एलेक्स ने भी उसे पकड़ लिया। नेहा उससे दूर होकर बोली, पहले तो प्यार है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और जब प्यार हो गया तो इतनी जल्दी फ्यूचर प्लानिंग भी कर ली, कमाल है। एलेक्स ने उसके दोनों हाथों को पकड़ कर कहा, हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहना है। नेहा, तुम पहली ऐसी इंसान हो जिसने मुझे इतनी खुशी दी है। सही मायनों में खुश होना सीखा है मैंने। जिस जिंदगी को ऐसे ही किसी तरह गुजार रहा था उसे जीना सिखाया है तुमने। कहते हुए एलेक्स ने नेहा के माथे को प्यार से चूम लिया। नेहा उसके गले से लगते हुए बोली, मैं वादा करती हूँ कि कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। एलेक्स आज बेहद खुश था। अपनी ज़िंदगी में वह पहली बार यह सब महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से निकल गए। एलेक्स ने नेहा को घर छोड़ा और काम है कहकर वहाँ से निकल गया। एलेक्स वहाँ से होटल में पहुँचा जहाँ रिसेप्शन का फंक्शन रखा था। वह एक 7 स्टार होटल था जहाँ पर करीब 15 फ्लोर थे। सिद्धार्थ ने पूरा होटल बुक करवाया था। एलेक्स अंदर गया तो चारों तरफ अच्छे से तैयारियां चल रही थी। रिक्की और ऋषभ वहां पर सुबह से लगे हुए थे। एक आदमी चेहरे पर मास्क और टोपी लगाए वहां काम कर रहा था। वह काम कम कर रहा था और इन तीनों पर नज़र ज़्यादा रख रहा था। रिक्की ऋषभ और एलेक्स से छत पर की गई डेकोरेशन की बात कर रहे थे। वह आदमी उन तीनों की बातें ध्यान से सुन रहा था। तीनों जब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए तो वह आदमी ऊपर जाने लगा। वह ऊपर गया तो देखा अभी बहुत सारा काम बाकी था और डेकोरेशन का ज़्यादातर सामान साइड में पड़ा है। कुछ स्टाफ वहां पर काम में लगी हुई थी। जगह को देखकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, जिसका कारण सिर्फ वही जानता था। उसने खुद से ही कहा, यहाँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मिस मायरा, तुम्हारे करीबियों ने ही तुम्हारी मौत को आसान बना दिया है। अब भी आज रात का इंतज़ार करो तुम। वहीं सिद्धार्थ किसी से बात करते हुए घर से निकल रहा था। बीच में ही उसे राघव ने रोक लिया। राघव बोला, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? सिद्धार्थ बात टालते हुए बोला, कहीं नहीं, अभी आता हूँ। वह जाने लगा तो राघव उसे रोकते हुए बोला, कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोला कर, सच बता कहाँ जा रहा है? सिद्धार्थ ने बिना किसी भाव से बड़े आराम से कहा, सनाया से मिलने जा रहा हूँ। जब से वह अरेस्ट हुई है तब से मैं मिला नहीं हूँ उससे। राघव हैरान होते हुए बोला, क्या मतलब? तुझे क्यों मिलना है उससे? तुझे कब से इतनी हमदर्दी होने लगी उसके लिए? सिद्धार्थ ने उसे घूरते हुए कहा, कोई हमदर्दी नहीं है मुझे, बस जानना है कि उसका दूसरा साथी कौन है। राघव नासमझी से बोला, क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिद्धार्थ बोला, मेरे साथ चलो और किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। राघव ने भी सिर हिलाया और बिना कुछ बोले उसके साथ चल पड़ा। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। सिद्धार्थ ने इंस्पेक्टर से सनाया से मिलने की परमिशन ली और उस जेलर के पीछे पीछे चलने लगा। लॉकअप के सामने जाकर जेलर ने गेट पर नॉक किया तो सनाया ने सर उठाकर देखा। जेलर वहां से चला गया तो सनाया उठकर सिद्धार्थ के पास आई। सनाया हंसते हुए बोली, क्या हुआ? रहा नहीं गया मेरे बिना जो सीधे मिलने चले आए? मुझे अच्छे से पता था कि तुम ज़रूर आओगे। सिद्धार्थ ने अपनी गुस्सी भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, सीधे मुद्दे पर आओ, सच बताओ कौन है तुम्हारे साथ? मुझे अच्छे से पता है उस दिन कमरे में आग लगाने वाला कोई और था। कौन था वह? सनाया मुस्कुराते हुए बोली,
तुम्हारी मायरा के दुश्मन कम थोड़ी हैं। मैं यहाँ हूँ तो कोई और होगा जो उसे चोट पहुँचाना चाहता है या फिर जान से मारना। इतना सुनते ही सिद्धार्थ ने गुस्से से सनाया का गला पकड़ लिया और उसके चेहरे को करीब लाते हुए बोला, या तो तुम मुझे सच बता दो या फिर अपनी मौत को मेरे हाथों अपने सामने देख लो। सनाया की सांसें बंद हो रही थी पर वह दर्द में भी मुस्कुराते हुए बोली, तुम कुछ भी कर लो पर मायरा की मौत को नहीं टाल सकते। राघव ने सनाया को सिद्धार्थ के हाथों से छुड़ाया और कहा, शांत हो जाओ सिद्धार्थ, इसे मारने से या धमकी देने से कोई फायदा नहीं है। वह यहाँ से वैसे भी कुछ नहीं कर सकती और मायरा के लिए हम सब अभी जिंदा हैं, कुछ नहीं होगा उसे। वह सिद्धार्थ को लेकर जाने लगा, तभी सनाया ने अपना गला पकड़कर हाँफते हुए कहा, हाँ हाँ ले जाओ, मैयत की तैयारी ज़रूर कर लेना क्योंकि इस बार मेरा आखिरी दांव होगा। कहते हुए वह वहीं बैठ गई और राघव उसे लेकर बाहर आ गया। राघव गाड़ी चलाते हुए बोला, टेंशन मत ले, हम सब हैं उसके साथ, कुछ नहीं होगा। हम होटल की सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। सिद्धार्थ ने बिना किसी भाव के कहा, मैं उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। शाम का वक्त था, सब होटल पहुंच चुके थे और अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। बाहर बड़े से गार्डन में रिसेप्शन का पूरा इंतजाम किया गया था। सिद्धार्थ अपने कमरे में तैयार हो रहा था, तभी नेहा उसके कमरे में आई। नेहा ने सिद्धार्थ को देखा जो इस वक्त आईने के सामने खड़ा था। वह तैयार हो चुका था पर उसने अब तक टाई नहीं बांधी थी। नेहा उसके पास गई तो सिद्धार्थ आईने में देखते हुए बोला, कैसा लग रहा हूँ? तुम्हारी भाभी फिर से फिदा हो जाएंगी ना? नेहा उसके सामने आईने से टिककर खड़ी हो गई और बोली, वाह, मेरे भाई मजाक भी करते हैं। सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, क्यों, तुम लोगों ने मुझे एलियन समझ रखा है? नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने कब ऐसा कहा? सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बताओ, आज बहुत खुश लग रही हो, चेहरे की चमक ही अलग है आज। नेहा सिद्धार्थ का टाई उसे पकड़ाते हुए बोली, अरे खुश क्यों नहीं होंगी, आखिर मेरे भाई की शादी हो गई है, मेरी भाभी घर आ गई, अब उनकी सासू माँ तो है नहीं, तो मैं ही हुक्म चलाऊंगी ना। सिद्धार्थ उसे देखते हुए बोला, पर वह तो तुम्हारी दोस्त है, अब भाभी कैसे बोल दिया? नेहा सोचने का नाटक करते हुए बोली, हाँ ये बात भी सही है, तब तो हम दोनों मिलकर आप पर हुक्म चलाएंगे। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, पर वह तो तुम दोनों पहले से ही करती हो, नया क्या है उसमें? नेहा घूरते हुए शरारत से बोली, अच्छा तो हम आपको परेशान करते हैं, भाभी से चुगली कर दूंगी, फिर वह आपको घर से निकाल देंगी। सिद्धार्थ उसे घूरते हुए बोला, तुम ये टीवी सीरियल के जैसी बातें क्यों कर रही हो? नेहा उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, सॉरी भाई, पर मुझे मज़ा आ रहा था। सिद्धार्थ भी उसकी बात पर मुस्कुरा उठा। नेहा उसे देखकर बोली, आपको पता है आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो, हमेशा ऐसे ही रहना। आपको पता है भाई, मायरा और मैं कल से प्लानिंग कर रहे थे कि हम दोनों कैसे रहेंगे, आपको कैसे परेशान करेंगे। आपको याद है कैसे मैंने उस दिन खाना बनाया था और आपने और मायरा ने पूरा किचन साफ किया था? नेहा बोलती ही जा रही थी और सिद्धार्थ उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। तभी ऋषि उसके कमरे में आई और बोली, नेहू तू यहाँ है? वहाँ पर तनु भाभी तुझे ढूंढ रहे हैं, चल जल्दी। तभी सिद्धार्थ ने कुछ सोचते हुए ऋषि को रोका और बोला, नेहा तुम जाओ, मुझे ऋषि से कुछ बात करनी है। हाँ भाई क्या बात है? ऋषि बोली, तुम्हें पता है मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता, मेरी बात का सही सही जवाब देना। सिद्धार्थ ने कहा। ऋषि बोली, क्या बात है भाई, मैंने कुछ किया है क्या? सिद्धार्थ ने एकदम से ही पूछ लिया, क्या तुम्हें ऋषभ पसंद नहीं है? इस बात पर ऋषि खामोश हो गई तो सिद्धार्थ ने एक बार फिर कहा, क्या तुम्हें वह पसंद नहीं है? ऋषि सर झुकाए बोली, ऐसा नहीं है भाई, हाँ यह सच है कि वह मुझे पसंद है, पर भाई मैं नहीं जानती कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं। हाँ मैं परवाह करती हूँ उसकी, पर यह नहीं जानती कि एक नए दोस्त के नाते या उससे बढ़कर। भाई अगर मेरा फैसला गलत हो गया तो मैं अपने प्यार के साथ साथ अपने बेस्ट फ्रेंड को भी खो दूंगी। तभी ऋषभ अंदर आते हुए बोला, और अगर मैं कहूँ कि कुछ भी हो जाए मैं हमारी दोस्ती ख़त्म होने नहीं दूंगा तो? अगर मैं यह वादा करूं कि हम साथ ना भी रहे तो भी मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा तो? ऋषि ऋषभ को वहां देखकर हैरान थी और उसकी बातों से खामोश भी। सिद्धार्थ उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम दोनों ही समझदार हो, खुद फैसले ले सकते हो, यह कहकर वह वहां से चला गया।
ऋषभ ऋषि को देखने लगा, जो अब भी खामोश खड़ी थी। उसे एक आखिरी उम्मीद थी कि अब शायद ऋषि कुछ बोलेगी, पर जब ऋषि ने कुछ जवाब नहीं दिया तो वह निराश हो गया। वह मुड़कर जाने लगा तो ऋषि ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया। ऋषभ अभी नहीं पलटा तो ऋषि उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने जब ऋषभ का चेहरा देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि हर वक्त हंसी मजाक और खुश रहने वाला ऋषभ आज बहुत उदास था और उसकी आंखें नम थी। ऋषि ने पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखा था। उसे बहुत बुरा लगा। उसने ऋषभ के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और खामोशी से अपने सर को उसके सर से जोड़ दिया। दोनों की आंखें अपने आप बंद हो गई और ऋषभ के आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। कुछ देर बाद ऋषि उससे अलग हुई और उसके गले लगती हुई बोली, मुझे माफ़ कर दो ऋषभ, मुझे हमेशा से यही डर था। जब तुम मुझसे नाराज़ थे तब ऐसा लग रहा था कि मेरी गलती की वजह से मैं कहीं तुम्हें खो ना दूँ। आई लव यू ऋषभ, आई रियली लव यू। ऋषभ अपने नम आँखों के साथ भी मुस्कुरा दिया और उसे और कसकर गले लगा लिया। सारे मेहमान आ चुके थे। कुछ देर बाद सिद्धार्थ और मायरा दोनों हाथ पकड़े हुए स्टेज पर आ रहे थे। सब उनसे मिलने लगे और उन्हें शादी की बधाई और तोहफे देने लगे। मायरा सबसे मुस्कुरा कर मिल रही थी और बातें कर रही थी। तभी एक औरत और एक आदमी उनके पास आए और उन्हें तोहफे के साथ साथ बधाई दी। वह आदमी दिखने में काफ़ी अच्छा था और ख़ुद को अच्छे से मेंटेन कर रखा था। उसे देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वह औरत दिखने में खूबसूरत थी और काफ़ी अच्छे से तैयार होकर आई थी। उसके चेहरे पर घमंड साफ नज़र आ रहा था। सिद्धार्थ ने जब उन दोनों को देखा तो उसकी भौहें तन गई। उस आदमी ने सिद्धार्थ के पास आकर कहा, पसंद अच्छी है तुम्हारी। इस पर सिद्धार्थ ने एक गुस्से भरी नज़र से उस आदमी को देखा। वहीं नेहा जब मायरा के पास आई तो उस आदमी को वहां देखकर वह हैरान थी। उसकी आंखों में नमी और नाराजगी साफ नजर आ रही थी। उस आदमी ने जब नेहा को देखा तो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, पर उस औरत के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान के अलावा कोई भाव नहीं थे। वह आदमी नेहा के पास जाने लगा तो बीच में सिद्धार्थ आ गया और कहा, यहाँ आने के लिए शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। उस आदमी ने अपनी मुट्ठियां कस ली पर चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह कितने गुस्से में है। वह औरत उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे ले गई और एक सोफे पर बिठा दिया। वहां बैठकर वह आदमी कब से सिद्धार्थ को घूरे जा रहा था। सिद्धार्थ ने उस पर एक तीखी नज़र डाली और अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लिया। सिद्धार्थ ने नेहा से सॉफ्टली कहा, ऋषि के पास जाओ और कहीं मत जाना, समझी। नेहा अपना सर हाँ में हिलाकर चली गई। उसकी आंखों की नमी को सिद्धार्थ और मायरा दोनों ने महसूस कर लिया था। मायरा ने सिद्धार्थ के गुस्से को भी भांप लिया था और अब वह थोड़ी अचरज में थी। उसने सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ क्या आप ठीक हैं? नेहा इतनी उदास क्यों लग रही थी? ठीक तो है ना वह? सिद्धार्थ को लगा कि मायरा से कुछ छिपाना नहीं चाहिए तो उसने कहा, अभी जो आदमी मेरे पास खड़े थे वह मेरे पापा थे। यह सुनकर मायरा काफ़ी हैरान थी। उसने खुद को संभाला और सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपको बात करनी चाहिए थी उनसे, और कितना नाराज रहेंगे आप? आखिर पिता हैं वह आपके। सिद्धार्थ ने मायरा का हाथ छोड़ा और बोला, माफ़ करना मायरा, पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी नाराज़गी बेवजह नहीं है। मैं तो फिर भी ठीक हूँ। उन्होंने मेरी बहन तक को ठुकरा दिया जो सिर्फ 2 साल की थी। मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार है वह आदमी और वह औरत। इतना बोलकर वह बीच में ही चुप हो गया। शायद आगे की बात वह कहना नहीं चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, आज का दिन खराब मत करो, हमारे लिए बहुत खास है। जब तक मैं नेहा के साथ हूँ तब तक इन दोनों का साया भी पड़ने नहीं दूंगा। मायरा को सिद्धार्थ पर पूरा भरोसा था कि वह कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सिद्धार्थ और मायरा सारे मेहमानों से मिलने के बाद दोनों नीचे सबके बीच आ गए। मायरा, सिद्धार्थ, रिक्की, ऋषि, ऋषभ, राघव और चित्रा सब साथ में बैठे थे। सिद्धार्थ ने ऋषि से पूछा, नेहू कहाँ है? ऋषि ने कहा, वह वॉशरूम गई है, अभी आ जाएंगे। सिद्धार्थ ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं नेहा वॉशरूम से निकलने के बाद एलेक्स को ढूंढ रही थी, जो पूरी पार्टी के दौरान कहीं नहीं दिख रहा था। नेहा को जब एलेक्स कहीं नहीं मिला तो वह उसे कॉल करते हुए आ रही थी कि तभी किसी से टकरा गई। वह पीछे मुड़ती हुई बोली, आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, माफ़ कर दीजिए, आपको लगी तो नहीं?
उसने जब उस आदमी को देखा तो वह चुप हो गई। वह कोई और नहीं दीपंकर ओबराय था। उसने नेहा की ओर देखा, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोला, कैसी हो बेटा? नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नज़रें झुकाकर वहां से जाने लगी। दीपंकर ने उसे रोकते हुए कहा, नेहा। नेहा गुस्से में पलटी और उसे अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, नाम भी मत लेना मेरा, वह हक आपको कभी नहीं था। आप सिर्फ एक बिजनेसमैन की तरह द सिद्धार्थ ओबराय की शादी में आए हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं लगते हमारे। इतने हक से बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेहा, पापा हूँ मैं तुम्हारा, और वही पापा मुझे, मेरी माँ और मेरे भाई, हम सबको छोड़कर चले गए थे जब हमारे पास कुछ नहीं था। अब आपको कैसे याद आ गया कि आपकी बेटी भी है? मुझे याद नहीं है कि मेरे कोई पापा भी हैं। मेरे परिवार में मैं, मेरे भाई भाभी हैं मेरे पास। ज़बरदस्ती मेरी फैमिली बनने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर ओबराय। नेहा के शब्द उसके दिल में चुभ रहे थे, पर वह भी जानता था कि वह कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसने यह हक कब का खो दिया। नेहा इतना कहकर वहाँ से चली गई। वह सिद्धार्थ के पास आई तो सिद्धार्थ को पता चल गया कि वह बस थोड़ी देर पहले रो रही थी। सिद्धार्थ उसकी तरफ जल्दी से गया और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, नेहू, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही थी? नेहा उसे देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाई और उसके गले लगकर रोने लगी। वह सिसकते हुए बोली, भाई, वह यहाँ क्यों आए हैं? मैं उन्हें नहीं देखना चाहती हूँ। प्लीज़ उन्हें जाने को कह दीजिए, मैं उन्हें नहीं देखना चाहती। यह कहते हुए वो रोती जा रही थी। सिद्धार्थ ने उसे शांत करवाया और गुस्से में दीपंकर के पास जाने लगे। उसने दीपंकर के पास जाकर गुस्से पर धीमी आवाज़ में कहा, इसी वक्त चले जाइए यहाँ से। मेरी बहन नहीं चाहती है कि आप दोनों में से कोई भी यहाँ रहे। मैंने आज तक उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया है और न ही मैं उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त करूँगा। उस औरत ने बीच में कहा, वह बेटी है उनकी, उन्हें कम से कम बात करने का और मिलने का हक है। हमने तो उसे नहीं रुलाया जो तुम ऐसे भड़क रहे हो। सिद्धार्थ ने गुस्से से उस औरत को देखा और कहा, मिसेज जागृति, आप मिस्टर ओबराय की बीवी हैं, इस लिहाज से मैं अब तक चुप हूँ, वरना मेरी बहन के एक आंसू की कीमत आपको अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ती। उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर वह औरत सहम गई और पीछे हट गई। दीपंकर ने गुस्से में कहा, तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? मैं सिर्फ अपने बेटे की शादी में आया था, कुछ भी पल अपनी बेटी से बात करना चाहता था मैं, और तुम इस हद तक उतर आए कि मुझे यहाँ से बेइज्जत करके निकाल रहे हो। बाप हूँ तुम्हारा मैं। हाँ, हूँ मैं आपका बेटा, बदकिस्मती से आपका बेटा हूँ मैं। उस इंसान का बेटा जिसे कभी प्रॉफिट, पैसा और रुतबे के आगे कुछ नहीं दिखा था। उस इंसान का बेटा हूँ मैं जो इस औरत के लिए मेरी माँ को छोड़ गए थे, मुझे छोड़ कर गए थे। ये औरत जिसकी वजह से मेरी माँ दिमागी रूप से बीमार हो गई थी। मामा जी के मौत के बाद आपसे और भी ज़्यादा नफरत हो गई। अगर मैं चाहता तो उसी वक्त आप पर और आपके कंपनी पर केस कर सकता था, क्योंकि उनकी मौत की छानबीन मैंने तभी शुरू कर दी थी, क्योंकि सबूत मेरे पास मौजूद थे। यह कहते वक्त वह जागृति को घूरे जा रहा था, जैसे यह कह रहा हो कि बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी सजा मिलेगी। सिद्धार्थ उन दोनों से बात कर ही रहा था कि उसे शोर शराबे की आवाज़ आई। तभी राघव ने सिद्धार्थ को जोर से आवाज़ दी। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ पता चल रही थी। सिद्धार्थ जल्दी से उसकी तरफ भागा। उसने देखा राघव और सब घबराए हुए हैं और ऊपर देख रहे हैं। उसने ऊपर देखा तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि नेहा होटल की छत की रेलिंग पर पीछे की तरह झुकी हुई है और उसके सामने एक आदमी उस पर गन ताने खड़ा है। सिद्धार्थ चिल्लाने लगा, नेहू, नेहू, नेहू। यह कौन है जो नेहा को मारना चाहता है और क्यों? क्या नेहा मायरा की जगह मौत का शिकार बन रही है? क्या सिद्धार्थ और एलेक्स मिलकर नेहा को बचा पाएंगे, या नेहा उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? क्या सिद्धार्थ और मायरा मिलकर भी एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। कहानी को इतना सारा प्यार देने के लिए और अभी तक साथ में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस हादसे पर भी सभी की जिंदगियां टिकी हुई है, तो कहानी के अंतिम भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।